morning students. In our previous video we discussed about national political parties. In this video we will discuss state party and challenge to the political parties. First of all, there are few questions for you. What do you mean by state assembly and what do you mean by parliament? तो पहले बेटा आपके लिए क्वेश्चन है कि आप स्टेट असेंबली के बारे में आप क्या समझते हो और जो पार्लियामेंट है उसके बारे में क्या समझते हो। सबसे पहले बेटा इन दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा। मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज करवाती हूँ, फिर भी कई बच्चों को डाउट रह जाते हैं यहाँ पे। स्टेट असेंबली, स्टेट के अंदर क्या होती है बेटा? स्टेट के अंदर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो कि हम विधानसभा जिसको हम कहते हैं। स्टेट के अंदर विधानसभा या स्टेट असेंबली जो होती है वही कानून बनाने का काम करती है। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट होती है बेटा, वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और उसके मेंबर को हम एमपी कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम एमएलए कहते हैं। एमएलए का इलेक्शन होता है, इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि एमएलए का जो इलेक्शन है वो किसके लिए बेटा? चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहाँ होता है? स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, सॉरी, चीफ मिनिस्टर कहाँ पे होता है बेटा? स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे, इसका मतलब वो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं। एमपी के इलेक्शन होते हैं वो मतलब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो इलेक्शन है वो पीएम मतलब प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं। ये दोनों बातें हमारी समझ में आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी को हमने कल कंप्लीट किया था। उसके लिए क्या था बेटा? नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा में 6% वोट हासिल करने होते हैं। टोटल जितनी वोट हुई है उसका 6% वोट हासिल करना पड़ता है। इसमें एक और भी बात थी, अगर कोई पार्टी इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है कि वो 4 स्टेटों के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनमें 6% जो है वो वोट हासिल करें। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। इसमें ऑप्शन मिलेंगे या तो लोकसभा में 6% या 4 स्टेटों के अंदर 6% असेंबली इलेक्शन में वोट लेने होते हैं। सेकंड क्या है बेटा? लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीटें उसको हासिल करनी पड़ती है। तो ये क्राइटेरिया जो था ये किसका था? नेशनल पार्टी के लिए था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्टेट पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेट पार्टी के लिए बेटा एक तो हमारा सेम रहेगा कि जब स्टेट पार्टी जब इलेक्शन होते हैं स्टेट पार्टी के लिए, तो सॉरी ये क्या है बेटा कि स्टेट पार्टी बनने का भी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? क्राइटेरिया है कि कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी तब कहलाएगी जब अगर वो पार्टी असेंबली इलेक्शन के अंदर, ठीक है, असेंबली इलेक्शन के अंदर 6% वोट हासिल कर लेती है और इसके साथ साथ जो है 2 सीटें असेंबली के अंदर, असेंबली इलेक्शन में जो 2 सीटें हैं एमएलए के लिए वो भी उसको हासिल करनी पड़ती है। तो दोबारा से रिपीट करवा रहे बेटा यहाँ पे, स्टेट पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को जो असेंबली इलेक्शन होते हैं स्टेट के अंदर उसमें टोटल वोट का 6% लेना पड़ता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है कि उसको 2 सीटें हासिल करनी पड़ती हैं। 2 सीटें का मतलब क्या हो जाता है कि किन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है उसको जीत हासिल करनी पड़ती है। मान लेते हैं हरियाणा में, देखते बेटा हरियाणा में एमएलए के जब इलेक्शन होते हैं या हम कह सकते हैं कि हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे टोटल सीट कितनी है? 90 सीटें हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर। हर स्टेट की सीटें जो होती है वो अलग अलग होती है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, समझेंगे इसको ध्यान से। हरियाणा में जब इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं यहाँ पे एमएलए की वो कितनी होती है बेटा? 90 होती है। तो कोई पार्टी जो है इलेक्शन में जब इलेक्शन लड़ती है तो उसको स्टेट पार्टी बनने के लिए तो क्या होगा? मान लेते हैं हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन हुए, ठीक है, और उसमें जो है लगभग जो है 10,000 वोट पड़ती है। तो किसी भी पार्टी को 10,000 का 6% कितना होगा? लगभग उस पार्टी को 60 वोट हासिल करनी पड़ेगी और 90 सीटों में से 2 सीटों पे जीतना पड़ेगा।
बनेगा, तब वो पार्टी जो है स्टेट पार्टी कहलाती है। तो ये क्राइटेरिया किसके द्वारा बनाया गया बेटा? ये क्राइटेरिया जो है हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये बनाता है, और सभी पार्टीज को इनको फॉलो करना पड़ता है स्टेट पार्टी बनने के लिए या नेशनल पार्टी बनने के लिए। अब बेटा आपके माइंड में क्वेश्चन होता हुआ कि क्या स्टेट पार्टी जो होती है क्या वो एमएलए वो एमपी के इलेक्शन में भी भाग लेती है? तो इसके लिए देखो बेटा, मान लेते हैं अब हमारे यहाँ पे देख लो जितनी हमारे पास हरियाणा के अंदर कितनी स्टेट पार्टियाँ हैं। हरियाणा के अंदर शायद जो है हमारी जैसे कि इनेलो है, ठीक है, और हजका जो है ये जो है एक दो स्टेट पार्टी है। कांग्रेस भी यहाँ से इलेक्शन लड़ती है, पर कांग्रेस जो है नेशनल लेवल की पार्टी। बीजेपी भी इलेक्शन लड़ती है, वो भी नेशनल लेवल की है। तो नेशनल लेवल की जो पार्टी होती है उनकी जो यूनिट होती है वो हर स्टेट में काम करती है। अब जो बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई हुई हरियाणा में, ये क्या बेटा, ये बीजेपी पार्टी की यूनिट तो है। तो हर स्टेट में नेशनल जो पार्टी होती है, हर स्टेट में नेशनल पार्टी जो होती है बेटा, हर स्टेट में उनकी यूनिट काम करती है। यूनिट का जैसे कि बीजेपी पार्टी सेंटर में काम करती है, उसकी जो यूनिट हमारे हरियाणा में भी जिसकी सरकार बनी हुई है वो इसकी यूनिट कहलाती है। तो अब क्या हुआ बेटा कि जो स्टेट में जो पार्टी होती है वो एमपी के जब इलेक्शन होते हैं, उनके स्टेट में एमपी के जब इलेक्शन होंगे तो उसके लिए भी इलेक्शन लड़ती है और सीट हासिल करती है। अब कुछ सालों से क्या है कि स्टेट पार्टी का जो लेवल है वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है? क्योंकि देखो बेटा, जब भी किसी पार्टी को नेशनल पार्टी हमारी हमने कल पढ़ी थी, ठीक है, तो जब भी किसी नेशनल पार्टी को अगर लोकसभा में जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो उनको मेजोरिटी हासिल वहाँ पे नहीं होती है, तो वो क्या करती है, वो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी, हम स्टेट पार्टी को क्या कह सकते हैं, रीजनल पार्टी कहते हैं। तो नेशनल पार्टी जो होती है वो स्टेट पार्टी से हेल्प लेगी। अब पूछो हेल्प कैसे लेती है? मान लेते हैं हम कांग्रेस की एग्जाम्पल ले रहे बेटा, यहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस ने लोकसभा के इलेक्शन में भाग लिया, उसको जीतने के लिए कितनी वोट चाहिए थी? 272 से ऊपर उसको वोट चाहिए, वहाँ पे सीट चाहिए वहाँ पे, ठीक है, वोट भी सीट आएगा बेटा। तो 272 से ऊपर सीटें लेनी चाहिए, किसके लिए? मेजोरिटी हासिल करने के लिए लोकसभा के अंदर। तो अगर लोग कांग्रेस पार्टी को जो है 260 के अराउंड जो है वहाँ पे उसको सीटें मिलती है, यहाँ पे कुछ कमी रह जाती है, वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, तो क्या करती है, कई बार जो नेशनल पार्टियाँ होती हैं वो स्टेट पार्टी से हेल्प लेती है। जैसे कि अब हमारे यहाँ मान लेते हैं इनेलो है स्टेट पार्टी, तो यहाँ पे अगर स्टेट पार्टी ने जो है एमपी के लिए, ठीक है, उसके पास 15 सीटें हैं यहाँ पे, तो वो दोनों मिलके भी जो है सरकार बना सकती है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो स्टेट पार्टी है इनका जो दायरा है वो बढ़ गया है और इनका जो पावर भी यहाँ पे बढ़ने लग रही है। ये बेटा सिंपल टॉपिक है, समझने वाली बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत मेजर टॉपिक होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते रहते हैं कि कब इलेक्शन किसके हुए हैं, कब इलेक्शन किसके हुए हैं, कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी नेशनल पार्टी है, और क्या क्या उनका क्राइटेरिया होता है। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था स्टेट पार्टी का बेटा, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी को हमने क्या कहा था, रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा एज ए नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी को क्या कहते हैं, हम रीजनल पार्टी कहते हैं, क्योंकि स्टेट पार्टी जो होती है वो पूरे देश में नहीं, वो पूरे जो हमारा जो एक रीजन से बिलोंग करती है। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में ये एक रीजन है, स्टेट पार्टी केवल इस रीजन में ही काम करती है, ये इस रीजन से बिलोंग करती है। स्टेट पार्टी को हम क्या कहते हैं, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं। तो ये बेटा हमने स्टेट पार्टी के बारे में कुछ पॉइंट है जो जाने हैं। तो स्टेट पार्टी को भी स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, असेंबली इलेक्शन में 6% वोट हासिल करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है 2 सीटें से भी उसको जीत हासिल करनी पड़ेगी, 2 सीटों के ऊपर, तो वो स्टेट पार्टी बन जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा क्या है बेटा, चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है बेटा, लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। जो पार्टीज हैं हमारी, जो डेमोक्रेसी की मेन फीचर्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे? पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है बेटा तो उसमें क्या होता है कि जो मेजर डिसीजन जो होते हैं वो टॉप लेवल मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं, और जो ऑर्डिनरी मिनिस्टर हैं जिनके पास मेन डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, उनको जो है जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था
कि जो हमारे टॉप लेवल मिनिस्टर कौन थे, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वही सभी तरह के डिसीजन लेते हैं, वो वही बैठक करेंगे और सभी तरह के इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है उसी बैठक में लिए जाएंगे। दूसरे जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो केवल उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है बेटा कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज के अंदर जो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहाँ पे होती, डेमोक्रेसी जब होती जब एक कोई डिसीजन लेना है तो पार्टी के सभी मेंबर को बिठा के उनकी राय ली जाती, तब डेमोक्रेसी होती। अगर कुछ मेंबर ही जो है डिसीजन ले रहे हैं तो ये जो है डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें डिसीजन जो है वो पूरे जनता जब डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर टॉप लेवल मिनिस्टर ही हर तरह के डिसीजन ले रहे हैं। तो दूसरे मेंबर हैं उनको तो डिसीजन के बारे में पूरी जानकारी होती भी नहीं है कि क्या डिसीजन लिया गया है। तो इससे क्या होता है बेटा कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो दूसरे मेंबर होते हैं वो क्या है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी का मतलब वफादारी है वो कम होती जाती है, बल्कि वो क्या करते हैं किसी एक सिंगल लीडर की जो है उसके प्रति वफादार बन के रह जाते हैं। तो वही वो अपने आप को इग्नोरेंट फील करते हैं कि हम तो जो है एक तरह से इस पार्टी का हिस्सा ही नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, पहली चुनौती क्या है कि जो डेमोक्रेसी नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, क्योंकि सभी लीडर्स को किसी भी डिसीजन में भाग लेने के लिए शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये हम देखते भी हैं अपने डेली लाइफ, अपनी जो हम अभी एग्जाम्पल उठा के देखते हैं तो बहुत सारी हम देखेंगे कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बहुत पीछे से जो चलती आ रही हैं, पहले उनके दादा थे, फिर उनके बेटे, फिर आज जो है खुद बने हुए हैं। तो इसमें क्या है एक तरह से कि डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी वाला जो नियम है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनके बाद उनके बेटे आ जाते हैं, उनके बाद जो उनके बेटे जो हैं पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया बेटा, यहाँ पे जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो होती है डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर देयर फंक्शन एंड देयर फ्यू वेयर ऑन द ऑर्डिनरी। इसमें क्या कहा गया बेटा कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनका काम करने का तरीका जो होता है वो पारदर्शी नहीं होता। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी नहीं होता है। इसीलिए क्या है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर होते हैं यहाँ पे पार्टी के अंदर जो आम जो नेता होते हैं उनके पास बहुत कम चांस बनते हैं, बहुत कम चांस होता है कि वो टॉप लीडर बन पाए। इन मैनी पॉलिटिकल पार्टी टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ द वन फैमिली। तो क्या होता है बेटा कि मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो टॉप मिनिस्टर होते हैं वो उसी पार्टी के जो है मेंबर होते हैं। अब देखते हैं, अब जैसे कि देखो हमारी जो पार्टी कांग्रेस है बेटा, कांग्रेस में हम एग्जाम्पल के द्वारा बेटा हम समझा रहे हैं, इसके हमें किसी पार्टी को निशाना नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कांग्रेस पार्टी में क्या है बेटा, अब जो राहुल गांधी को पॉलिटिकल पार्टी है इसकी कांग्रेस है, इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। क्यों भाई, दूसरे लीडर्स को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो क्या है उसको किससे बिलोंग करता है, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो है गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं और उनकी वो पार्टी जो है उनके दादा परदादा के द्वारा चलाई जा रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो उन्हीं के लीडर को बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, इसका एक जो है यहाँ पे नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है यहाँ पे बेटा कि जो ज़्यादा अनुभव होता है वो नीचे रह जाते हैं और अनुभवहीन आदमी जो है वो ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा द मनी एंड द मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि मनी और मसल पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब भी सीट जो होती है, इलेक्शन जब होते हैं तो सीटों का बंटवारा किया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन उठने वाला है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन उठने वाला है। तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो सीट होती है वो उसी को दी जाती है जो कि जिसके पास मनी होती है या जिसके पास मसल पावर का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्रिमिनल जो एक तरह से जो काफ़ी खौफ वाले आदमी होते हैं उन्हीं को ज़्यादा मात्रा में जो है इलेक्शन में सीटें दी जाती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनको इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है और वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आएगा अमीर लोगों से। अमीर जो लोग होते हैं स्टेट के अंदर देश के अंदर वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स पार्टी को जो है पैसे से हेल्प करते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो क्या करते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं इलेक्शन में ताकि जो पार्टी है वो इलेक्शन से अच्छे से कंडक्ट कर पाए और इलेक्शन को जीत पाए।
जीतने के बाद क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाती है तो फिर वो क्या करेंगी, जिन बिजनेसमैन ने उनकी हेल्प की थी, जिन अमीर लोगों ने उनकी हेल्प की थी, फिर बाद में वो पॉलिसी भी उन्हीं के फेवर में बनाते हैं। इससे क्या होता है, बाद में उनका फायदा भी होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मनी और मसल्स पावर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार तो हम देखते भी हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोगों को भी सीट मिल जाती, टिकट मिल जाती है कि जो क्रिमिनल जो है उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है जो क्रिमिनल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग भी जो है अपने दबदबे से इलेक्शन में जीत हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा दिखाया गया है। तो थर्ड जो चैलेंज क्या है, मनी एंड मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही थर्ड चैलेंज आ जाता है। यहाँ पे इनका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, पार्टी डू नॉट सेम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अब क्या बेटा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमने कल क्या देखा था, आइडियोलॉजी देखा था के बारे में पढ़ा था, सॉरी, ठीक है। तो जो आइडियोलॉजी होती है, आदर्श जो होते हैं, एक तरह से जो काम करने का, जो जिन जिन मुद्दों को काम करना होता है वो सेम ही होता है। सभी क्या करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, सॉरी बेरोजगारी को हटाएंगे, एक तरह से कम करेंगे, ठीक है, और गरीबी को कम करेंगे, लोगों को सुविधाएं, ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, डेमोक्रेसी को अच्छे से जो है इस्टेब्लिश करेंगे, सेकुलर स्टेट बनाएंगे। एक तरह से क्या देखा जाता है कि मोस्टली जो पार्टीज होती है उन सब की जो आइडियोलॉजी होती है, उन सब की जो पॉलिसीज होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो क्या है, उनका बस स्केल करने का तरीका अलग अलग होता है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी जो होती है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सेम होती है, बस करने के तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आम लोग होते हैं वो डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कौन सी पॉलिसीज है और किस पॉलिटिकल पार्टी की कौन सी पॉलिसीज है। तो उनको तो सबका सेम सेम लगता है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि लोगों को ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती है, किसके लिए, कि वो किस पार्टी को वोट दे। सबकी आइडियोलॉजी जो है होती है वो सेम होती है, करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जो सेम आइडियोलॉजी, यहाँ पे क्या कहा है इसके अंदर कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग से अपनी विचार रखना चाहते हैं, परंतु जो है उनकी ज़्यादा पार्टी के अंदर वो संख्या कम होती है, तो उनकी ज़्यादा सुनवाई भी नहीं होती है। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या कहा गया है, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टियाँ हैव सेम आइडियोलॉजी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, उनकी सेम पॉलिसीज होती है, उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। इसीलिए जो वोटर्स होते हैं वो ज़्यादा चॉइस नहीं कर पाते हैं कि वो वोट किसको दे। यहाँ पे एग्जांपल देखा है, ब्रिटेन के अंदर जो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है, उनके अंदर जो है ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है पॉलिसीज के अंदर। उनकी आइडियोलॉजी भी सेम है, पॉलिसी भी ज़्यादा सेम ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा कि चैलेंजेस देखे। चैलेंजेस क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी की कमी होती है, वहाँ पे डिसीजन जो होते हैं टॉप लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। सेकंड क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होती है बेटा, उनमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल टॉप लेवल जो मिनिस्टर होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको जो है पार्टी में टॉप की जो सीट होती है या पोजीशन होती है वो उनको दे दी जाती है। जो अच्छे और जो अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जबकि यहाँ पे डायनेस्टिक सिस्टम चला हुआ है कि राजा जो टॉप लीडर के बाद उनके बेटे जो होते हैं उनको बिना किसी स्ट्रगल के ही पार्टी में टॉप पोजीशन मिल जाती है। ये है इसके अंदर बेटा। नेक्स्ट है मनी एंड द मसल पावर्स में क्या है कि पार्टीज के अंदर जो है सीट जो होती है या हम कहेंगे टिकट जो होती है वो उन्हीं को मिलती है मोस्टली, जिनके पास क्या होता है, पैसा होता है, मसल पावर होती है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारी अमीर आदमी या बिजनेसमैन जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसे से मदद करते हैं, और बाद में इलेक्शन जीतने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वो उन्हीं के फेवर में जो है कानून बनाते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, फोर्थ पॉइंट में क्या है, पार्टी डू नॉट हैव सेम टू द ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, क्योंकि सेम आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग पार्टीज की, बस मेथड अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, वोटर होते हैं, वो ज़्यादातर डिफरेंस कर ही नहीं पाते कि कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी कैसी है, किसकी पार्टी। तो यहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोगों
क्योंकि लोगों को ज़्यादा चॉइस यहाँ पे मिली नहीं होती है। तो यहाँ पे भी कहा गया कि बेटा डिफरेंट पार्टी हैव सेम आइडियोलॉजी। तो ये बेटा यहाँ पे हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैं समझती हूँ कि सब के सब आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। यहाँ से बेटा हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर के अंदर आएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, हम जो है चैलेंज बताएंगे तो पहले हम पार्टी के बारे में उसके मेन बता देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो कैसे काम करती है, क्या होती है, उनको रिकॉग्नाइज पार्टी को जिसको कहा जाएगा, रीजनल पार्टी जिसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, बाद में फिर पॉइंट को जो है डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए पेपर में आने की जो पूरी संभावना होती है, तो इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।